हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। लेनिनग्राड 1940 सोवियत यूनियन। 37 साल के आइगोर कुर्चितोव बड़ी बेसब्री से रिसर्च पेपर के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। ये नाम याद रखिएगा, यही आदमी सोवियत यूनियन का बॉम्ब बनवाएगा। अब परेशान होकर कुर्चितोव ने रिसर्च जनरल अपने बॉस यानी कि लोफे को दिखाए। बॉस ने बहुत ध्यान से पढ़ा और कहा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके लिए ये दुनिया तैयार नहीं है। अब यहाँ पर चल क्या रहा था जरा ये समझो आप। आइगोर कुर्चितोव सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे। इन्होंने न्यूक्लियर फिशन पर अपना रिसर्च पेपर वेस्टर्न जर्नल में छपने के लिए भेजा था, लेकिन जब जर्नल छपकर आया तो उसमें न्यूक्लियर फिशन शब्द ही हटा दिया गया, बल्कि फिशन के टॉपिक पर एक भी रिसर्च पेपर या कोई आर्टिकल किसी भी जर्नल में नहीं छपा था। ये सब देखकर सोवियत वैज्ञानिकों को शक हो गया कि एक साथ पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने क्या न्यूक्लियर साइंस पर रिसर्च करना छोड़ दिया या फिर किसी चीज को जानबूझकर छुपाया जा रहा था। और शक बिल्कुल सही था, क्योंकि अमेरिका एटम बॉम्ब बना रहा था। अब इससे पहले कि ये जानकारी सोवियत के सरदार यानी कि स्टालिन तक जाती, कुर्चितोव से सोवियत अथॉरिटीज बोली कि वैज्ञानिक महोदय सामान उठाओ, अटैची बांधो और सेवास्तोपोल शिपयार्ड पहुंचो, वहां हमारे जहाज डूब रहे हैं, जाकर उन्हें बचाओ। अब यहाँ पर हो क्या रहा था जरा ये समझिए। देखो, जर्मनी सोवियत यूनियन से एक लिखित वादा लेकर बैठा था कि भैया अगले 10 सालों तक आपस में नहीं लड़ेंगे, लेकिन 22 जून 1941 को हिटलर ने यह कहा कि भाड़ में गए कस्में वादे, पहले सोवियत यूनियन से ही निपट लेता हूं, और सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। अब हिटलर को जवाब देने के लिए सोवियत नेवी निकली, लेकिन जो भी जहाज ब्लैक सी में गया वो गायब हो गया। अब वहां पर ना तो किसी ने जर्मन सबमरीन को देखा था और ना ही टॉर्पीडो से हमला हुआ था, तो आखिर ये जहाज गए कहां? देखो, स्टील से बना हुआ जहाज धरती की मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज होकर चलता फिरता विशाल मैग्नेट बन जाता है। अब जर्मन्स के पास स्पेशल मैग्नेटिक माइंस थी जो कि समुद्र की तलहटी में बैठी थी, और ये बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के सिर्फ जहाज की मैग्नेटिक फील्ड से एक्टिवेट होकर नीचे से जहाज को उड़ा रही थी। और इससे पहले किसी को कुछ समझ में आता, सोवियत यूनियन के बहुत सारे जहाज डूब गए। अब कुर्चितोव तुरंत शिपयार्ड पहुंच गया और परेशानी को तुरंत समझ गया। उसने आइडिया दिया कि जहाज को डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि इतने बड़े जहाज को डीमैग्नेटाइज कैसे करें? तो उसके लिए पूरे के पूरे जहाज पर मोटे कॉपर के तार को लपेटा गया और फिर उसके अंदर डीसी करंट छोड़कर एक अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनाकर जहाज को डीमैग्नेटाइज किया गया, और तब जाकर सोवियत जहाज डूबने से बचे। अब ये मामला निपटा ही था कि स्टालिन के पास एक खुफिया रिपोर्ट जाती है जिसमें यह लिखा था कि जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों एटम बॉम्ब बना रहे हैं। इसके बाद स्टालिन ने दुनिया भर में सोवियत जासूसों को एक्टिवेट करने का ऑर्डर दे दिया, और अब कहानी में एंट्री होती है क्लॉस फ्यूचर्स की। और अब ये भाई साहब कौन है? तो भैया यही है वो आदमी जिसने पहले ब्रिटेन को बॉम्ब बनाने के राज बताए, फिर अमेरिका को बॉम्ब बनाने में मदद करी, और फिर सोवियत वालों का बॉम्ब भी इसी ने ही बनवाया था। इस एक अकेले आदमी ने 3 देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में मदद करी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक आदमी 3 देशों का बॉम्ब कैसे बनवा सकता है? भाई साहब बिल्कुल बनवा सकता है, आइए बताता हूं कैसे। देखो, फ्यूचर्स पढ़ाकू किस्म का लड़का था, हिटलर से नफरत करता था और कम्युनिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करता था। एक दिन वो हिटलर के समर्थकों से भिड़ गया, गर्मा गर्मी में 2-4 बातें सुना दी। अब हिटलर समर्थकों ने उसे पकड़कर कूट दिया और उसके हाथ पैर बांधकर नदी में फेंक दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि किसी तरह से बच गया। अब इसके बाद फ्यूचर्स के घर पर पड़ी एक रेड, और ये समझ गया कि अगर ये हिटलर के हाथ लग गया तो जर्मन सैनिक इसे टांग देंगे, तो इसीलिए इसने अपना भेष बदला और पेरिस जा रही ट्रेन में बैठ गया और फिर वहां से पहुंचा ब्रिटेन। अब इसे ब्रिटेन की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। और यहाँ जेन्युइन क्वेश्चन आता है कि भैया दाखिला ऐसे कैसे मिल गया? मतलब क्या ब्रिटेन वाले लोगों को पकड़ पकड़ कर यूनिवर्सिटी में दाखिला दे रहे थे? तो देखो, इसका कोई सीधा जवाब तो है नहीं। चलो आपको पूरी बात बता देता हूँ। आप जरा एक बार ये सोचिए कि जर्मनी से इतने सारे वैज्ञानिक भागकर बाहर निकले थे। क्या हिटलर को ये मालूम नहीं था कि ये वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? क्या हिटलर उन्हें रोकना नहीं चाहता था? तो भाई साहब बिल्कुल रोकना चाहता था, लेकिन यहाँ पर एक खेला हो गया। देखो, 1933 में जब हिटलर पावर में आया तो ब्रिटेन के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलकर एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था SPSL, यानी सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ साइंस एंड लर्निंग। इस संस्था का काम था कि जर्मनी से भागकर आ रहे टॉप क्लास साइंटिस्ट और रिसर्चर्स की पहचान करके उन्हें यूके लेकर आना और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उन्हें सेट करवाना। अब फ्यूचर जब फ्रांस के रास्ते यूके पहुंचा तो इसी SLPL ने उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया और देखा कि ये लड़का तो फिजिक्स का
अनमोल हीरा है। और फिर SPSL ने फ्यूचर्स को ब्रिस्टल की यूनिवर्सिटी में फिजिक्स लैब में सेट करवा दिया। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि लड़का इंग्लैंड पहुंच गया तो इसकी तो मौज आ गई होगी। भाई साहब काहे की मौज। इसके बाद फ्यूचर्स को कनाडा के एक रिफ्यूजी कैंप में फेंक दिया गया। अब इसका क्या कारण हो सकता है? तो भाई साहब बिल्कुल जेन्युइन कारण था। देखो 1943 में जब हिटलर ने यूरोप पर तेजी से कब्जा किया तब ब्रिटेन बुरी तरह से डर गया। ब्रिटेन को लगा कि जर्मनी से भागकर आए लोगों में जर्मन जासूस भी हो सकते हैं। अब एक एक आदमी को वेरीफाई करना तो मुश्किल था, तो कुछ खास लोगों को छोड़कर ब्रिटेन ने सभी जर्मन नागरिकों को कनाडा के रिफ्यूजी कैंप में फेंक दिया और इन्हीं में फ्यूचर्स भी था। लेकिन भैया फ्यूचर्स वहां भी ना सुधरा, उसने कैदियों को ही फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया और लगातार अपने रिसर्च पेपर लिखता रहा। उसके रिसर्च पेपर्स जब कनाडा के कैंप से निकलकर यूके के साइंटिफिक सर्कल्स में पहुंचे तो लोग हैरान रह गए कि इतना बड़ा दिमाग कैंप में क्या कर रहा था। लेकिन सिर्फ ब्रिलियंट दिमाग होने की वजह से फ्यूचर्स कैद से बाहर नहीं निकला, बल्कि मजबूरी में उसे निकालना पड़ गया। अब ऐसी कौन सी मजबूरी थी, जरा ये सुनो। देखो 1941 में ब्रिटेन ने अपना सीक्रेट परमाणु प्रोजेक्ट शुरू करा जिसका कोड नेम था ट्यूबलॉइस। इसमें एक मेन साइंटिस्ट था रुडोल्फ पेरेलिस या पेरियल्स, पता नहीं क्या नाम है, आपको स्पेलिंग ऊपर दिख जाएगी। अब इन भाई साहब को एक मैथमेटिकल जीनियस चाहिए था जो यूरेनियम एटम्स के बीच में होने वाली चेन रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करके दे सके। अब फ्यूचर्स के रिसर्च पेपर का डंका पूरे ब्रिटेन में बज रहा था, तो एटॉमिक बॉम्ब के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि भैया अगर बॉम्ब बनाना है तो इस लड़के के बिना तो ना बनता। अब फ्यूचर्स को कनाडा से निकाला गया, उसे ब्रिटेन की नागरिकता दी गई और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर साइन कराए गए कि वो कभी भी देश से जुड़े हुए राज बाहर नहीं जाने देगा। और ये सब होने के बाद रुडोल्फ ने फ्यूचर्स से कहा, देखो फ्यूचर्स ये एक बहुत ही सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है, तुम एक जर्मन नागरिक हो, इसलिए मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट की असलियत या असली मकसद नहीं बता सकता। बस मैं तुम्हें जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन दूं तुम उन्हें सॉल्व करके बस मुझे दे देना। लेकिन फ्यूचर्स इतनी तेज बुद्धि का धनी था कि वो इक्वेशन देखते ही समझ गया कि ये लोग कोई आम हथियार नहीं बल्कि एटम बॉम्ब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहीं से सारी कहानी पलट गई। आइए वापस चलते हैं फ्यूचर्स के दिमाग में हो रही उथल पुथल पर। देखो जैसे ही फ्यूचर्स को पता लगा कि बॉम्ब बनाने की तैयारी चल रही है, फ्यूचर्स तुरंत लंदन में रह रहे एक जर्मन कम्युनिस्ट लीडर जुर्जेन कुज्नेस्की से जाकर मिलता है। इसके बाद कुज्नेस्की फ्यूचर्स की मुलाकात सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस के एजेंट से करवाता है और बस ब्रिटेन की MI5 की नाक के नीचे से न्यूक्लियर रिसर्च निकलकर सोवियत यूनियन जाना शुरू कर देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्यूचर्स ने उस देश को धोखा क्यों दिया जिसने उसे शरण दी, काम दिया, पैसा दिया और इज्जत दी। तो देखो इसके पीछे का कारण आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस स्पाई गेम को अच्छे समझ लो। देखो सोवियत जासूसों ने फ्यूचर्स को दो काम दिए, पहला गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस और दूसरा क्रिटिकल मास कैलकुलेशन। अब ये क्या चीजें हैं? तो भैया ऐसा नहीं है कि यूरेनियम खोदकर निकाला, बत्ती लगाई और बम फूट जाएगा। जो यूरेनियम धरती से निकलता है उसे वेपन ग्रेड बनाने के लिए एनरिच करना पड़ता है और ये साफ सफाई होती है गैसियस डिफ्यूजन प्रोसेस से। और इस प्रोसेस को करने की जानकारी फ्यूचर्स ने रिसर्च लैब से उड़ा ली। इसके अलावा एक बॉम्ब बनाने के लिए आखिर कितना यूरेनियम लगेगा या कितना प्लूटोनियम लगेगा, तो इसका हिसाब किताब भी फ्यूचर्स ने सोवियत स्पाई नेटवर्क तक पहुंचा दिया। अब एक सवाल बनता है कि आखिर ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस कहां घास छील रही थी, मतलब उन्हें कैसे भनकना लगी? तो देखो ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस को यह बात पता थी कि फ्यूचर्स एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति है, लेकिन इस बंदे के दिमाग की हर आदमी इतनी तारीफ करता था कि कभी भी MI5 को फ्यूचर्स के ऊपर शक हुआ ही ना, और इसी का फायदा उठाकर फ्यूचर्स जानकारी लीक करता ही चला गया। अब देखो आप में से किसी को MI5 और MI6 के बीच में कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो यहां मैं क्लियर कर दूं कि ब्रिटेन में आंतरिक सुरक्षा के मामले को MI5 देखती थी और इंटरनेशनल जासूसी या सुरक्षा की चीजों को MI6 देखती थी। तो अब इन दोनों को लेकर आप कंफ्यूज मत होना। अब ब्रिटेन में ये स्पाई गेम चल ही रहे थे कि मोड कमेटी ने अपनी 3-4 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर चर्चिल के सामने रख दी और कहा, अंकल इसे पढ़ो, अपने रिसर्च करने वाले लड़के सही कह रहे थे, बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब ये मोड कमेटी उन रिसर्चर्स का एक ग्रुप था जो बॉम्ब बनाने की संभावना को तलाश रहा था और ये चर्चिल के आदेश पर ही बना था। अब इस रिपोर्ट को पढ़ते ही चर्चिल के होश उड़ गए। वो ये सोचने लगा कि अगर हमें ये बात पता है तो ये हिटलर को भी पता होगी। अब ये खबर उड़ती उड़ती अमेरिका जा पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति के कानों तक गई कि ब्रिटेन अकेला अकेला बॉम्ब बना रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने चर्चिल से कहा कि भैया आओ मिलकर रिसर्च करते हैं, मिलकर बॉम्ब बनाएंगे।
जाएंगे। अब चर्चिल ने ओवर कॉन्फिडेंस में मना कर दिया और कहा ब्रिटेन अपना बॉम्ब खुद बनाएगा। अब इतने में ही हिटलर ने मार मार बॉम्ब ब्रिटेन का मुंह सुझा दिया। अब ये सब देखकर चर्चिल ने अपना ओवर कॉन्फिडेंस रखा साइड में और भाग कर गया अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के पास। फिर कनाडा में दोनों ने समझौता साइन किया जिसमें ब्रिटेन के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट अमेरिका जाएंगे और मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। और इन टॉप के वैज्ञानिकों में फ्यूचर्स भी था और इस तरीके से मैनहट्टन प्रोजेक्ट में एक सोवियत जासूस की एंट्री हो गई। आपने ओपनहाइमर मूवी में ये बॉम्ब देखा होगा। ये जो टुकड़े यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें कहा जाता है एक्सप्लोजिव लेंस और इन्हीं के बीच में रखा जाता है एक्सप्लोजिव कोर जिसे अक्सर डेमन कोर के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही ये लेंस फटते हैं तो एक जबरदस्त शॉकवेव इस कोर को अंदर की तरफ दबाती है जिससे परमाणु विस्फोट होता है और ये हो गया आपका इंप्लोजन बॉम्ब। अब समस्या ये है कि अगर इस लेंस में 1 mm का भी एरर आ जाए या विस्फोट में 1 सेकंड का भी डिले हो जाए तो ये पूरा बॉम्ब फेल कर जाएगा, नहीं फटेगा। और इस एरर को निकालने के लिए करनी थी मैथमेटिकल कैलकुलेशन और ओपनहाइमर ने ये काम दिया फ्यूचर्स को। इसके अलावा फ्यूचर्स ने जापान पर गिराए जाने वाले फैटमैन बॉम्ब का पूरा ब्लूप्रिंट निकालकर अपने पास कॉपी कर लिया। और यही नहीं, फ्यूचर्स ने एडवर्ड टेलर के साथ हाइड्रोजन बॉम्ब की शुरुआती रिसर्च को भी उड़ा लिया, यानी कि उसके हाथ हाइड्रोजन बॉम्ब के थ्योरेटिकल डिजाइन और प्रिंसिपल्स भी लग गए। अब फ्यूचर्स के सामने समस्या थी कि इस जानकारी को सोवियत यूनियन तक कैसे पहुंचाएं, मतलब लॉस एलमोस की लैब से बाहर कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर्स ने एक टिश्यू पेपर पर ये सारी जानकारी लिख दी, फिर इसकी बत्ती बनाई और एक टेनिस बॉल में पतला सा छेद किया और इस बत्ती को उसके अंदर डाल दिया। अब लॉस एलमोस में अक्सर कुछ हफ्तों तक काम करने के बाद वैज्ञानिकों को 1 या 2 दिन की छुट्टी दी जाती थी ताकि वो इधर उधर घूम के आए और थोड़ा सा उनका दिमाग रिफ्रेश हो सके। अब फ्यूचर्स ने भी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया, उसे छुट्टी मिल भी गई और फ्यूचर्स अपने साथ इस बॉल को लेकर चला गया। अब फ्यूचर्स पहुंचा एक पार्क में और ये सारी लोकेशन पहले से ही प्री डिसाइडेड थी। तो फ्यूचर्स उस पार्क में टप्पा मारते हुए बॉल से खेल रहा था। अचानक से उसने बॉल को दूर फेंक दिया, मतलब इस तरीके से जमीन पे मारा कि वो दूर चली गई, झाड़ियों में चली गई। अब फ्यूचर्स ने उसे ढूंढने का नाटक किया, बॉल नहीं मिली और फिर वो वहां से चला गया। लेकिन फिर एक आदमी आया, उस बॉल को उठाकर अपने साथ ले गया और ये गेंद पहुंचती है सोवियत डिप्लोमेट्स के पास और इस तरीके से सारे सीक्रेट्स अमेरिका से निकले और सोवियत यूनियन के पास पहुंच गए। अब खबर मिलते ही स्टालिन ने बेरिया को बुलवाया, लेवरेंती बेरिया, जिसे दुनिया गुलाग के जल्लाद के नाम से जानती है। ये सोवियत की सीक्रेट पुलिस का बॉस था। इसे एक काम दिया गया कि किसी भी तरीके से बॉम्ब बनवाओ। अब इसने जर्मनी से अगवा किए गए वैज्ञानिकों और सोवियत के टॉप दिमागों को इकट्ठा किया और एक न्यूक्लियर टीम बनाई जिसके सरदार थे आइगोर कुर्चेतोव, जिनके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, जिन्होंने शिप्स को डीमैग्नेटाइज किया था। अब बेरिया ने वैज्ञानिकों से कहा जितना पैसा चाहिए मिलेगा, जो सामान चाहिए मिलेगा, पर किसी भी सूरत में बॉम्ब बना कर दो। वैज्ञानिक ये जानते थे कि अगर उन्होंने समय पर बॉम्ब नहीं बनाया तो सब के सब मारे जाएंगे और ये इतिहास में डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि बेरिया ने हर एक वैज्ञानिक का नाम लिस्ट में लिख रखा था जिसे बॉम्ब के फेल होने पर मरवाना था। अगर बॉम्ब फेल होता तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को मरवा दिया जाता। अब वैज्ञानिकों ने बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम की डिमांड रखी, लेकिन सोवियत यूनियन के पास उस समय यूरेनियम निकालने के लिए ना तो मशीनरी थी और ना ही लोग। और तब बेरिया ने गुलाग की जेलों से कैदियों को निकलवाकर मजदूरों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि वैज्ञानिकों ने बेरिया को यह समझाया था कि बिना सुरक्षा के ये लोग कुछ ही महीनों में मर जाएंगे, लेकिन बेरिया ने फिर भी उन्हें नंगे हाथों और फावड़ों से यूरेनियम की खदानों में काम करने के लिए भेज दिया और कहा कि मरवा दो सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता, जेलों की सफाई हो जाएगी, बोझ कम होगा, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, देश के काम आएगी। और भैया हुआ भी ऐसा ही। कुछ ही महीनों के अंदर आधे से ज्यादा कैदी मारे गए। जब लोगों की कमी पड़ी तो बेरिया ने सड़कों से बेगुनाह लोगों को उठवाना शुरू कर दिया और बाकी जेलों से कैदियों को मंगवा लिया, लेकिन काम नहीं रुकने दिया। अब कुछ ही महीनों के बाद सोवियत वैज्ञानिकों के हाथ बॉम्ब बनाने का सारा सामान लग गया। अब जब स्टालिन तक ये खबर गई तो स्टालिन ने ये कहा कि भैया जो डिजाइन साबित हो चुका है, जो तकनीक पहले ही काम कर चुकी है, उसकी हूबहू कॉपी बना दो, यानी कि फैटमैन की कॉपी बना दो। और सोवियत यूनियन ने कजाकिस्तान में RDS-1 को 1949 में फोड़ दिया। अब इस बॉम्ब को फोड़ने के बाद सोवियत वाले बिल्कुल चुप बैठ गए। अब अगर वो चुप बैठ गए तो आखिर इसकी पोल कैसे खुली? देखो, अमेरिका को डर था कि उसके बॉम्ब बनाने के बाद सोवियत वाले चुप नहीं बैठेंगे, बल्कि वो भी बॉम्ब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए यूएस एयरफोर्स ने B-29 बॉम्बर को मॉडिफाई करके उन्हें वेदर प्लेन में बदल दिया और इनका काम था पैसिफिक ओशियन के ऊपर हवा के सैंपल्स लेना। अब ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव धूल
कजाकिस्तान के ऊपर से हवा की वजह से साइबेरिया, फिर चाइना और जापान को पार करके पैसिफिक ओशियन के ऊपर पहुंच गई। और 3 सितंबर को इन्हीं में से एक प्लेन ने उसके सैंपल्स को डिटेक्ट कर लिया। जब ये सैंपल लैब में टेस्ट हुए तो उसमें प्लूटोनियम 239 और फिशन प्रोडक्ट मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कहीं पर तो प्लूटोनियम बॉम्ब फटा है। अब ये जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमन तक पहुंची। उसे यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसकी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस ये कहती थी कि सोवियत वाले अभी कम से कम 4-5 साल तक बॉम्ब नहीं बना पाएंगे। लेकिन यहाँ से ये चीज क्लियर थी कि सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुए हैं। अब देखो, अमेरिका ये बात बहुत अच्छे से समझता था कि इतनी जल्दी तो बॉम्ब बनाना संभव नहीं है। मतलब जितने रिसोर्सेज अमेरिका ने खर्च करे उतने रिसोर्सेज तो सोवियत यूनियन खर्च ना कर पाता। तो आखिर सोवियत वालों ने इतनी जल्दी बॉम्ब कैसे बना लिया? और यहाँ से एक अंदाजा लगाया गया कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में कोई ना कोई तो गद्दार था। और अब शुरू होती है मैनहंट। अब इसे समझने के लिए वापस मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर चलते हैं। देखो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वक्त यूएस आर्मी सोवियत एम्बेसी से जा रहे टेलीग्राफ मैसेजेस को प्रोजेक्ट वेनोना के अंडर इंटरसेप्ट कर रही थी, लेकिन डिकोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि सोवियत यूनियन उस टाइम पर वन टाइम पैड का इस्तेमाल कर रहा था। अब ये क्या चीज है, तो ये आपको मैं आगे समझाऊंगा। पहले आप ये समझ लो कि वन टाइम पैड ब्रेक क्यों नहीं हो सकता। देखो, वन टाइम पैड में कभी भी कोई भी कोड रिपीट नहीं होता, लेकिन यही सोवियत जासूसों से एक गलती हो गई। उन्होंने एक कोड को रिपीट कर दिया और फिर कुछ ही दिनों में अमेरिकी मैथमेटिशियंस ने सारे सोवियत मैसेजेस को डिकोड कर लिया। अब इन्हीं मैसेजेस में से एक मैसेज था कि हमारे एक वफादार ब्रिटिश साइंटिस्ट ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट से हमें बॉम्ब के कैलकुलेशन दिए हैं। और यहां से साबित हो गया कि गद्दार ब्रिटिश टीम में से कोई एक था। अब FBI और MI5 ने 1944 में अमेरिका गए सभी ब्रिटिश साइंटिस्ट की लिस्ट बनाई, उनके परिवार, उनकी विचारधारा, उनके इतिहास को खंगाला और सारे के सारे सबूत फ्यूचर्स की तरफ इशारा करने लगे। लेकिन फ्यूचर्स को गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि अगर उसे गिरफ्तार करते तो उसे कोर्ट में पेश करना पड़ता और उसे गुनहगार साबित करने के लिए वेनोना प्रोजेक्ट के जितने भी सबूत थे वो कोर्ट में दिखाने पड़ते। और अगर ये खबर कोर्ट से बाहर निकल जाती तो सोवियत के जासूस वहां से भाग निकलते। इसीलिए MI5 ने फ्यूचर्स को बार बार इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी सीधा सवाल नहीं पूछा, बल्कि फ्यूचर्स के ऊपर मानसिक दबाव बनाया। फ्यूचर्स को अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगा कि वो पकड़ा जाएगा। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो गया। उसे हर टाइम ऐसा लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और जब लगातार उसके ऊपर दबाव बढ़ता ही चला गया तो एक दिन वो टूट गया। भैया, फ्यूचर्स कोई ट्रेंड कमांडो नहीं था, वो तो एक साइंटिस्ट था। इस मानसिक दबाव को वो झेल नहीं पाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपने हैंडलर्स के बारे में बता दिया और इस तरीके से पूरा स्पाई नेटवर्क, सोवियत का पूरा स्पाई नेटवर्क, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह सीक्रेट सर्विस के हत्थे चढ़ गया। अमेरिका में तो जासूसों को फांसी दे दी गई, लेकिन फ्यूचर्स बच निकला। और वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर्स देशद्रोही नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब कोई देश के राज बाहर निकाल दे तो वो देशद्रोही कैसे नहीं था। देखो, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के वक्त जब सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों मिलकर जर्मनी से लड़ रहे थे तो ये सब एक ही टीम में थे और इंग्लिश कानून के हिसाब से दुश्मन देश को जानकारी देना देशद्रोह था। लेकिन उस समय सोवियत यूनियन दुश्मन नहीं था, तो फ्यूचर्स ने कभी भी देशद्रोह नहीं किया था, बल्कि उसने अपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन किया था, जिसकी मैक्सिमम सजा 14 साल थी और उसे 14 साल की जेल हुई भी। आइए अब आपको वन टाइम पैड के बारे में बताता हूँ। अब देखो, इसे समझने में दिमाग पर बहुत जोर पड़ेगा, तो अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर लो। तो भैया, वन टाइम पैड में एक किताब की 2 कॉपीज बनाई जाती हैं। अब ये दोनों कॉपीज 2 अलग अलग जासूसों के पास रहती हैं। अगर किसी एक किताब में 300 पेज हैं, तो दूसरी किताब में भी 300 ही पेज होंगे और इन किताबों से सिर्फ 300 बार ही मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। अगर और ज्यादा मैसेजेस भेजने हैं तो किताबों के दूसरे सेट का इस्तेमाल होगा। अब ये काम कैसे करेगा, जरा ये समझो। इन किताबों के हर एक पेज पर रैंडम नंबर होते हैं, जैसे +2, -2, -3 एक्सेट्रा। अब मान लेते हैं एक स्कूल में 2 दोस्तों को आपस में बातचीत करनी है और वो इसी वन टाइम पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहला दोस्त दूसरे दोस्त को हाय लिखकर भेजना चाहता है, तो भैया इंग्लिश अल्फाबेट में H आता है 8वें नंबर पर और I आता है 9वें नंबर पर, यानी कि हाय लिखने के लिए 2 नंबर मिल गए, 8 और 9। अब पहला दोस्त जो हाय लिखकर भेजना चाहता है वो अपने वन टाइम पैड वाली किताब के पहले पेज को खोलता है। अब मान लेते हैं कि पहले पेज पर +3 और -2 लिखा है। अब पहला दोस्त 8 में 3 जोड़ता है, यानी कि 11 आता है, जो इंग्लिश अल्फाबेट में K की पोजीशन है, और दूसरे अल्फाबेट यानी कि 9 में से 2 माइनस करता है, यानी कि 7 आता है, जो G अल्फाबेट की पोजीशन है। अब पहला दोस्त अपनी चिट पर KG लिखता है और दूसरे दोस्त की तरफ फेंक देता है। अब दूसरा दोस्त इस चिट को उठाता है, देखता है
कि उस पर केजी लिखा है। अब अपनी किताब खोलता है, उस पर भी पहले पेज पर सेम नंबर लिखे हैं, यानी कि +3 और -2। लेकिन वो बिल्कुल उल्टा करता है, वो 11 में से 3 घटाता है और साथ में 2 प्लस करता है, जिससे वापस पुराने नंबर निकल कर आते हैं, यानी कि 8 और 9। और 8 और 9 का मतलब है हाय, यानी कि एक दोस्त से दूसरे दोस्त के पास मैसेज पहुंच गया। अब ये दोनों दोस्त अपनी किताब के पहले पेज को फाड़ देते हैं ताकि कभी भी एक कोड 2 बार रिपीट ना हो। और सोवियत जासूसों से यहीं पर गलती हुई थी, उन्होंने एक कोड को गलती से 2 बार इस्तेमाल कर लिया और उसके बाद सारी पोल पट्टी मैथ्स ने खोल दी। अब देखो यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि आखिर फ्यूचर्स ने ब्रिटेन को धोखा क्यों दिया। देखो फ्यूचर्स कम्युनिस्ट विचारधारा को मानता था, अब हिटलर कम्युनिस्ट विरोधी था, तो फ्यूचर्स हिटलर के खिलाफ था। अब अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन तीनों हिटलर से लड़ रहे थे, तो फ्यूचर्स पूरी ईमानदारी से इनके साथ खड़ा था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर बॉम्ब बनाते हैं, तो फ्यूचर्स को ऐसा लगता है कि ये अपने साथी के साथ गद्दारी कर रहे हैं, यानी कि सोवियत यूनियन के साथ गद्दारी कर रहे हैं। और ऊपर से सोवियत यूनियन खुद कम्युनिस्ट विचारधारा का था, तो फ्यूचर्स और सोवियत यूनियन की विचारधारा आपस में मेल खा गई। इसके अलावा फ्यूचर्स ये भी मानता था कि अगर अमेरिका के पास बॉम्ब होगा, मतलब सिर्फ अमेरिका के पास ही बॉम्ब होगा, तो अमेरिका आज नहीं तो कल दुनिया में दादागिरी दिखाएगा, अलग अलग देशों को धमकाएगा, अपने हिसाब से देशों को चलाएगा। तो पावर बैलेंस के लिए सोवियत यूनियन के पास भी बॉम्ब होना बहुत जरूरी था। अब देखो फ्यूचर सही था या गलत था, ये सोचने की जिम्मेदारी मैं आप पर छोड़ता हूँ। मेरा काम था आपको ये बताना कि सोवियत यूनियन ने आखिर बॉम्ब कैसे बनाया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो ऐसे ऐसे राज खुलेंगे, मतलब जितने भी देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है उन्होंने वो कैसे हासिल किए, इसके पीछे जो कहानियां हैं वो किसी भी साइंस थ्रिलर मूवी से कम नहीं। तो आप बस तैयार रहो, अभी और वीडियो आने वाली है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।